एक सुबह घर के आंगन में मांगलिक पूजा की तैयारियां चल रही हैं। सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। पिंकी, ये रंगोली अभी तक अधूरी है, कितनी देर लगाओगी? मेरी माँ हमेशा कहती थी, सुस्त बहू घर को डुबा देती है। जी जी जेठानी जी, बस 5 मिनट और। हमारे गांव में तो ऐसे ही होता था, हम ऐसे ही रंगोली धीरे धीरे बनाते थे। तुम्हारी गांव की बातें बंद करो, पंडित जी आने वाले हैं और तुम यहाँ कछुए की चाल चल रही हो। तभी दादी आ जाती है और सुनीता का व्यवहार एकदम से बदल जाता है। अरे दादी जी, आप आ गई। देखिए ना, मैं पिंकी को रंगोली बनाना सिखा रही थी, बहुत जल्दी सीख जाएगी हमारी छोटी बहू। हाँ बेटा, दिख रहा है। वैसे तुमने रंगोली बहुत ज्यादा सुंदर बनाई है। धन्यवाद दादी जी। मेरा मतलब है जी दीदी जी। सुनीता का चेहरा उतर जाता है। वो छिपकर अपने मोबाइल में किसी को मैसेज करती है। घर के बड़े से हॉल में परिवार एकत्रित है। पूजा के बाद सभी लोग चाय पी रहे हैं। आज की पूजा बड़ी अच्छी रही। दोनों बहुओं ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। हाँ, सुनीता तो शुरुआत से ही होशियार थी और अब पिंकी भी धीरे धीरे ना सीख रही है। सास जी, आपका आशीर्वाद है। मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि पिंकी सब कुछ सीख जाए। मेरी पिंकी भी कम नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ गांव की है, लेकिन दिल उसका बहुत बड़ा है। राहुल जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तभी बहुत कुछ सीख रही हूँ। हाँ, सीख तो रही है, पर कितना सीखेगी वो तो वक्त ही बताएगा। नींबू बड़ा खट्टा है, वही कहावत ना सच हो जाए। सुनीता, हर चीज को तुम इतना बढ़ाकर क्यों बोलती हो? रमेश जी, मैं रूठ जाऊंगी, मैं तो बस मजाक ही कर रही थी ना। तभी मीना, सुनीता की पड़ोसन और दोस्त आ जाती हैं। नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब? अरे मीना, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे, ये पूजा के समय यहाँ क्या कर रही है? किसने बुलाया है इसको, वो भी इस वक्त? दादी जी, मैंने ही बुलाया था। वो दरअसल दादी जी, मैं तो बस प्रसाद लेने आई थी। अच्छा, तो ऐसी बात है। सुनीता और मीना एक कोने में जाकर धीरे धीरे बात करने लगती है, जबकि पिंकी रसोई में काम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुनीता अपने कमरे में सजती संवरती है, जबकि पिंकी पूरे घर की सफाई में बिजी है। बेटा, तुम अकेले इतना काम कर रही हो और सुनीता कहाँ है? वो जेठानी जी तैयार हो रही हैं, उन्हें अपनी सहेली की पार्टी में जाना है। क्या पार्टी? उसने तो मुझे बताया तक नहीं। सुनीता बाहर आती है, वो भी पूरी तरीके से तैयार होकर। सास जी, वो मीना के यहाँ छोटी सी पार्टी है, मैंने सोचा आपको परेशान ना करूं। और पिंकी का क्या? और पिंकी को ले जाने का ख्याल नहीं आया तुम्हें? अरे, मैं तो पिंकी को भी लेके जाने वाली थी, पर उसने ही मना कर दिया। क्यों पिंकी? मुझे? दीदी, आपने मुझे कब? जी बोला था, इन्होंने पूछा था मुझसे, मैंने ही मना कर दिया, मुझे घर का काम था ना। सुनीता, मीना की पार्टी में कौन कौन होगा? बस वही मोहल्ले की औरतें। अच्छा, तो फिर पिंकी को भी ले जाओ और उसे भी मोहल्ले वालों से मिला देना। पर दादी जी, पिंकी को अभी मैंने कह दिया ना, पिंकी को लेके जाओ तो लेके जाओ। पिंकी, जाओ, तैयार हो जाओ। पिंकी तैयार हो जाती है। सुनीता का चेहरा उतरा हुआ है। हाँ, हम दोनों आ रहे हैं। हाँ, वो भी। अब क्या करें? मीना के घर पहुंचने पर पता चलता है कि वहां पर कोई पार्टी नहीं, बल्कि कुछ महिलाएं जुआ खेल रही हैं। दीदी जी, ये तो। चुप रहो, किसी को बताना मत, वरना एक लपड़ पड़ेगा ना, सब याद आ जाएगा। ओहो सुनीता, पिंकी भी आई है। हाँ, दादी ने जोर दिया है। कोई बात नहीं, ये किसी को कुछ नहीं बताएगी। पिंकी असहज महसूस करते हुए कोने में बैठ जाती है, जबकि सुनीता और बाकी महिलाएं जुआ खेलने लगती हैं। वहीं कहीं राहुल अपने दोस्तों से मिलता है। राहुल भाई, तेरी भाभी को शौक है जुआ खेलने का, सब जानते हैं, लेकिन आज तो तेरी पत्नी भी चली गई। क्या पिंकी भी वहाँ गई है? हाँ, दोनों को तो मैंने जाते हुए देखा था, तभी तो बता रहा हूँ। राहुल परेशान होकर मीना के घर पहुंचता है। मीना के घर के बाहर राहुल अपनी कार से उतरता है। अंदर पिंकी सुनीता के दबाव में कुछ पैसे दांव पर लगा चुकी है। इतने कम पैसे? पिंकी,
चाय में कॉफी मिला दूंगी अगर तुमने अच्छे से खेल नहीं खेला तो। पर जेठानी जी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और राहुल जी को पता चला तो? राहुल का नाम मत लो। पति की जेब खाली है तो इसका मतलब क्या? तुम्हारे पास शादी के गहने तो है ना। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। राहुल अंदर आता है और सभी महिलाएं घबरा जाती हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? पिंकी, तुम? राहुल जी, मैं मजबूर थी, जेठानी जी ने। अरे राहुल, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस महिलाओं वाले कार्ड गेम्स खेल रहे थे, बस खुशी के लिए। भाभी, अपना मुंह बंद रखिए और झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और अपनी पत्नी को भी। वो ऐसा घटिया काम नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ। मेरी पत्नी को यहाँ तक आप लाई हो। देखो राहुल, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम्हारे अंदर अकल नाम की चीज है या नहीं है? भाभी तुम्हें यहाँ लेकर आई तो तुम आ गई। चलो घर चलो। राहुल और पिंकी घर चले जाते हैं। वहीं घर में हंगामा मच जाता है। सुनीता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जुआ खेल रही थी और पिंकी को भी ले गई? रमेश जी, ये सब झूठ है। मैं तो बस रो दूंगी अगर आप मुझ पे शक करेंगे तो। बहू, नाटक सब बंद कर। हमें सब पता चल गया है। सास जी, मैं सच कह रही हूँ। अगले दिन सुनीता पिंकी से बदला लेने की योजना बनाती है। मुझे पिंकी से बदला लेना है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तो क्या करोगे अब तुम? अब तो वो होने वाला है जो इस घर में कभी नहीं हुआ है। मैंने उसे अपने गहने दिखाए थे। उसे मेरे गहने बहुत पसंद आए थे। तो अब मैं ये करने वाली हूँ कि मैं अपने गहनों को उसके कमरे में छुपा दूंगी और बोलूंगी कि इसने चोरी किए हैं। सुनीता पिंकी के कमरे में जाकर उसके गहने छिपा देती है और फिर शोर मचाती है कि उसके गहने चोरी हो गए हैं। पूरा घर हलचल में था। सुनीता रो रो कर कह रही थी कि उसके गहने गायब हो गए हैं। मेरी साड़ी सबसे महंगी है और गहने भी सब चोरी हो गए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? घर में तो कोई बाहर का आया ही नहीं। वही जानती होगी शायद। भाभी, क्या बकवास कर रही हैं आप? आप मेरी पत्नी पे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? देखो राहुल, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, पर ये सोचने वाली बात है कि मेरे गहने गायब हुए हैं। देखो बहू, तुम ऐसे आरोप मत लगाओ, हम ढूंढ लेंगे। मुझे अपने गहने चाहिए। पिंकी के कमरे की तलाशी ली जाए। जेठानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे गहने चोरी हुए हैं, या कहीं तुमने खुद ही तो नहीं? दादी जी, आप मुझ पे शक कर रही हैं? अच्छा, शक तो तुम पिंकी पर कर रही हो। अच्छा, एक काम करो, पिंकी के कमरे की तलाशी ले लो। सभी लोग पिंकी के कमरे की तलाशी लेते हैं और सुनीता के गहने मिल जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, पिंकी चोर है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ। वो कभी भी चोरी नहीं कर सकती। सुनीता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा इल्जाम। रमेश जी, आप मेरा साथ दे। गहने तो पिंकी के कमरे में ही मिले हैं ना। तभी मीना का फोन आता है। रमेश फोन उठा लेता है और फोन स्पीकर पर होता है। और सुनीता, पिंकी को फंसा दिया तूने गहने छुपा के। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। मीना जी, मैं रमेश बोल रहा हूँ। सब कुछ सही से बताइए मुझे। अरे वो मैं बाद में बात करती हूँ। नहीं, अभी की अभी बताइए। जो बात है सच बताइए। क्या किया है सुनीता ने? बोलिए। वो सुनीता ने कहा था कि पिंकी को उससे बदला लेना है, इसलिए वो गहने छुपाकर पिंकी पे इल्जाम लगा देगी। फोन कट जाता है और सुनीता का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो सब झूठ है। सुनीता, तुमने इतना ज्यादा गिरा हुआ काम किया है अपनी देवरानी को फंसाने के लिए। ये सब कोशिश की तुमने। सुनीता, ये तुमने किया है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। पिंकी, मुझे माफ कर दो। जेठानी जी, आपने मेरे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, फिर भी मैं आपसे नफरत नहीं करती। कुछ दिन बाद सुनीता अपने घर में अकेली बैठी है। दरवाजे पर दस्तक होती है। बहू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी दादी जी। बेटी, जो हुआ सो हुआ। तुम सब कुछ भूल जाओ। हर इंसान की कोई ना कोई गलती होती है।
दादी जी, मैंने बहुत बुरा किया। मैं हमेशा से पिंकी से जलती थी। वो इतनी अच्छी है, आप सब सिर्फ उसे ही प्यार किया करते हैं। हमारे दिल में तुम्हारे लिए उतना ही प्यार है सुनीता, बस तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव की जरूरत है। मैं बदलूंगी दादी जी, मैं पिंकी से माफी मांगूंगी और अब मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। सुनीता पिंकी के कमरे की ओर जाती है। पिंकी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जेठानी जी। पिंकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं वादा करती हूँ अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जेठानी जी, हमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए, बहन की तरह रहना चाहिए। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं आपसे कभी नाराज नहीं थी जेठानी जी, बस अब मुझे जेठानी जी नहीं, दीदी कहो। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। उनकी बातें सुनकर बाहर खड़े राहुल और रमेश भी मुस्कुराते हैं। देखा हमारी पत्नियां कितनी समझदार है। हाँ भैया, हमारे घर में पहली जैसी खुशियाँ आ ही गई। कुछ हफ्ते बाद पूरा परिवार दिवाली की तैयारियों में बिजी है। देखो पिंकी, ये रंगोली हम दोनों मिलकर बनाएंगे, तुम्हारे गांव के डिजाइन और मेरे आधुनिक डिजाइन को मिलाकर। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे गांव में तो ऐसा होता ही नहीं था कि जेठानी और देवरानी ऐसे मिलके काम करें। देखो मोहन जी, हमारी बहू कितने अच्छे तरीके से मिलजुल कर काम कर रही है। हाँ भाई हाँ, अब तो हमारा घर सच में स्वर्ग जैसा लगेगा। दादी चुपचाप सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही है। दिवाली की रात पूरा घर दियों से जगमगा रहा है। सभी लोग नए कपड़े पहने हुए हैं, एक साथ पूजा के लिए बैठे हैं। भगवान करे हमारे परिवार हमेशा ऐसा ही बना रहे। ये सब मेरी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। और देखो ना, हमारी बहू ने साबित कर दिया कि परिवार में कोई भी समस्या हो, प्यार से उसका हल निकाला जा सकता है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। उसने अपनी गलती मानी और अपनी एक नई शुरुआत की। और मुझे भी मेरी पत्नी पे बहुत गर्व है, क्योंकि उसने मुझे ये सिखाया है कि कोई कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करे, लेकिन हमें उसे माफ कर देना चाहिए और सुधरने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। इस दिवाली पर मैं वादा करती हूँ कि अब मैं सिर्फ चालाक जेठानी नहीं, समझदार जेठानी बनूंगी। अब मैं भी सीधी सादी देवरानी ना बनकर एक होशियार देवरानी बनूंगी। मैं देखती हूँ। सुनीता दरवाजा खोलती है और सामने मीना खड़ी होती है। सुनीता, मैं माफी मांगना आई हूँ। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच बहुत गलतफहमी पैदा की। तुमने सिर्फ सच बोला था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अंदर आओ, आज दिवाली है। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं, मैंने अपनी अंदर की चालाक जेठानी को अलविदा कह दिया है। अब हम सब एक परिवार हैं और तुम भी। मीना अंदर आती है और सभी एक साथ दिवाली मनाते हैं। रात में जब सब सो चुके थे तो सुनीता बालकनी में अकेली खड़ी होती है। क्या सोच रही हो? बस यही कि जिंदगी कितनी अजीब है। कभी कभी हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं और फिर कोई हमें सही रास्ता दिखा ही देता है। और तुमने यही सही रास्ता चुना है, यही मायने रखता है। हाँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या क्या समझ नहीं आया? मीना ने कहा कि उसे अचानक किसी का फोन आया था जिसने उसे मेरी चाल के बारे में बताया, पर वो था कौन? दादी को देखते हैं जो अपने कमरे से सब कुछ सुन रही है और मुस्कुरा भी रही है। उनके हाथ में एक पुराना फोन है। चालाक जेठानी की चालाक दादी। दादी फोन रखकर सो जाती है और पूरे घर में शांति आ जाती है, जबकि बाहर आतिशबाजी के रंग आसमान को रोशन करते हैं। सुबह के समय शांता पूजा कर रही होती है और शांता की बहू चंदा किचन में खाना बना रही थी। तभी चंदा अपनी सास से कहती है, माँ जी, चीनी, नमक, दाल, आटा सब खत्म है। इस महीने ठीक से घर का राशन ही कहाँ आया है। हरिओम हरि। बहू आरती, ये कह क्या रही है तू? राशन ना, राशन में तो कटौती होगी। बहू, हम जिस जगह रह रहे हैं तुझे तो पता है ये कितना हाई फाई एरिया है। माँ जी, मैं तो आपको कब से कह रही हूँ कि इस जगह को छोड़ के हम कहीं और चलते हैं। जब हमसे ये घर ही नहीं संभाला जा रहा है तो हमारा यहाँ रहने से क्या फायदा। अरे क्या कह रही है माँ ये?
सुबह सुबह तुम्हें भी कोई काम नहीं है लगता है, जुबान चलाने के अलावा। मैं तो बस यही कह रही थी कि जब हमारे घर की चीजों में कटौती हो रही है तो हमारा इतने बड़े घर में रहने का क्या फायदा। हम छोटे से घर में भी तो रह सकते हैं ना, और खुलकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम? तुम्हें पता है अब तक हमारे रिश्तेदारों में ऐसा घर खरीदने की किसी की औकात नहीं है। वैसे भी माँ, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये भी कौन सा अमीर घर से है, तो इसे भी ये अच्छी जगह रास नहीं आ रही है। अशोक और शांता दोनों ही माँ बेटे को दिखावे की आदत थी। वो अपनों के बीच अपने रुतबे को बढ़ाने में लगे थे। हालांकि इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन चंदा समझदार थी। वो कहती भी कि दिखावे की जिंदगी किसी दिन उन्हें ले डूबेगी, लेकिन उसका पति और सास नहीं मानते थे। अरे अशोक, अपने वर्मा जी को देखा है? हर वक्त बाहर से खाना मंगवाते हैं। आज हम भी बाहर से खाना मंगवाएं क्या? माँ, आप तो मेरी तनख्वाह के बारे में जानती ही हो ना, लेकिन आप कहती हो तो मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। अरे ले आए भैया, कब से इसी का इंतजार कर रही थी। अरे शांता बहन जी, आपको बाहर के खाने की आदत लग गई। अरे लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ हाँ वर्मा जी, सही कह रहे हैं आप। इन बच्चों की जिद की वजह से मुझे बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। शांता ऑर्डर का खाना लेकर घर आती है तो उस खाने का बिल 3000 होता है। माँ जी, एक वक्त के खाने के लिए आपने 3000 खर्च कर दिए, जबकि एक वक्त का खाना तो अगर हम घर के राशन में आ जाते हैं तो ये 10 दिन चलता है। अरे बहू, खाना है तो बैठ जा, खा ले, बिना सर पैर की बातें ना किया कर। सही कहती है तेरी मौसी, गरीब घर की लड़कियों को बहू बनाकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। माँ, मुझे तो भूख लगी है, इसे खाना है तो खाए, वरना सूखी दाल रोटी खाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। चंदा घर के हालात देखकर परेशान थी। ना उसे ढंग से खाना मिल रहा था, ना ही उसका परिवार चैन से रोटी खा पा रहा था। इधर दोनों माँ बेटों के शौक और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। राम राम राम, बिना दूध की चाय तो जहर लगती है। वैसे अशोक, वर्मा जी ने अभी ही दूसरी कार ली है अपने बेटे के लिए। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन पैसों का ही तो सारा खेल है। मैं तो कल ही ले लूं कार। बहू, जरा दरवाजे पर देख, कौन आया है। बहू, अरे ओ बहू। चंदा घर का दरवाजा खोलती है तो सामने एक काले कोट में वकील खड़ा होता है। क्या आपका नाम चंदा है? जी कहिए, मैं ही चंदा हूँ। जी कहिए, क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? जी, मैं घनश्याम लाल का वकील हूँ। वो आपके चाचा थे, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है। अब से उनकी सारी प्रॉपर्टी आपकी हुई। लेकिन ऐसा क्यों? मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे बहू, इसमें समझना क्या है? तेरे चाचा ने खुश होकर अपनी जमीन तेरे नाम कर दी होगी। वैसे भी बेचारे के बाल बच्चे नहीं हैं और वो तुझे अपनी बेटी मानते हैं। चल यहाँ साइन कर, जैसा वकील साहब कह रहे हैं। भला कोई ऐसे घर आई लक्ष्मी को वापस करता है? जी, आप यहाँ साइन कर दीजिए। अब वो रहे नहीं और उनकी सारी प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है। क्या चाचा जी नहीं रहे? ये कैसे हुआ? कब हुआ? चाचा जी, उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था। लाइए ये कागज, आप मुझे दे दीजिए वकील साहब। चाचा थे तो थोड़ा इमोशनल हो गई हैं। जी नमस्ते। चंदा को अपने चाचा के चले जाने का दुख था और इधर अशोक और शांता की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि चंदा के मायके में जितनी जमीन घर थी वो अब चंदा के नाम हो चुकी थी। अब शांता और अशोक इसे बेचने का मन बनाते हैं और चंदा को अपनी बातों में फंसाना शुरू करते हैं। बहू, बहुत बुरा लगा सुनकर, लेकिन क्या कर सकते हैं? विधि के विधान को कौन ही टाल सकता है। हाँ माँ, सही कह रही है चंदा।
अपने आप को संभालो। वैसे भी मैं क्या ही कह रहा था कि गांव चलते हैं तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। और वैसे भी आजकल के लोगों को मौका चाहिए, और वो भी अपना दांव खेल जाने का। हाँ बहू, अशोक सही कह रहा है। आजकल के लोगों को इंसान के जाने का दुख कम और उनके पैसों पर, घर जमीन पर नजर ज्यादा होती है। तुम मेरी बात पर गौर कर रही है ना? हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। एक बार हमें गांव हो आना चाहिए। चंदा अपनी सास और पति के साथ गांव पहुंचती है और आस पड़ोस के लोगों से मिलने के बाद घर में जाती है और बहुत ही इमोशनल होती है। घर तो अच्छा है और घर के पीछे जो जमीन है वो भी चंदा के चाचा की ही है। माँ, अब हमारा कार का सपना समझो पूरा हो गया। बस चंदा किसी तरह मान जाए, उसके बाद तो हम भी शर्मा जी, वर्मा जी और गुप्ता जी की तरह सबका मुकाबला कर लेंगे और रिश्तेदार को तो 100 साल पीछे छोड़ देंगे। हाँ, ये तो ठीक कह रहा है। चल अब चलकर बहू को थोड़ा समझा देते हैं। कितना नौटंकी करती है तेरी बीवी। मैं समझ सकता हूँ चंदा, अपने आप को संभालो। जो लिखा है उसे कौन टाल सकता है। 1-2 दिन में सब अपने घर यानी शहर आ जाते हैं। इधर शांता और अशोक मौका ढूंढ रहे होते हैं कि कब वो चंदा को अपनी बातों में फंसाएं। ठीक हो ना तुम चंदा? तुमसे मुझे और माँ को एक बात करनी है। दरअसल बात ये है, हम चाहते हैं कि तुम अपना गांव का चाचा जी वाला घर बेच दो ताकि हम एक नई कार ले सकें। हाँ बहू, मैं भी तुझे यही कहना चाह रही थी, लेकिन तू मुझे ठीक ही नहीं लग रही थी। वैसे भी तू जानती तो है कैसे और कब करेंगे हम वहाँ से यहाँ आना जाना। नहीं माँ जी, मैं चाचा जी की जमीन नहीं बेच सकती क्योंकि उस घर जमीन से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। बहू, प्यार से समझा रहे हैं, मान जा। इसमें तेरी भी भलाई है और हमारी भी। चंदा को शांता और अशोक बहुत मनाते हैं लेकिन वो मानती नहीं और शांता भी गुस्से में घर से निकल जाने को कहती है। जब तू हमारे फैसले के खिलाफ रहना चाहती है तो ठीक है, मुझे भी तेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है। निकल जा अभी के अभी मेरे घर से, समझी? माँ सही तो कह रही है, मैं भी तुम्हारे यहाँ रहने के खिलाफ ही हूँ। चंदा को ये बातें बुरी लगती हैं और अब वो अपने गांव यानी अपने चाचा के उस वीराने घर में अकेले रहने का फैसला ले लेती है। इधर शांता और अशोक का दिमाग अब भी शांत नहीं हुआ था। वो अब अपने उस घर को गिरवी रखकर लोन ले लेते हैं और उन्हीं पैसों से एक कार लेते हैं। देखा, चंदा सोच रही होगी हम यहाँ कैसे जी रहे हैं। अरे उसे क्या पता हम यहाँ ऐश में हैं। माँ वो बात तो ठीक है, अब तक इसकी 3 ही किस्तें गई हैं, लेकिन मुझे आगे की किस्तों की टेंशन हो रही है। अशोक की चिंता परेशानी जायज भी थी क्योंकि अगले ही महीने अशोक अपनी नई गाड़ी की किश्त भर नहीं पाता। उसके बाद उनके घर को जब्त कर लिया जाता है। बेटा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा होता हम पहले ही बहू की बात सुन लेते। माँ अब कहाँ जाएं, क्या करें? पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। मुझे लगता है हमें चंदा के पास चले जाना चाहिए। इधर चंदा अपने चाचा के उस वीरान घर को अपने होने से खूबसूरत बना चुकी थी। साथ ही अपना गुजर बसर करने के लिए वो पास के ही एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करती। अब शांता और अशोक अपनी कार से गांव पहुंचते हैं और चंदा को सारी बातें बताते हैं। बहू, हम तब तेरी बात मान लेते तो आज हमें ये दिन देखने की नौबत ही नहीं मिलती। हाँ माँ सही कह रही है चंदा, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अभी भी समय है, आप घर बेचकर किस्त चुकता कीजिए और कार बेचकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। मुझे भी अब शहर नहीं जाना, पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। अशोक भी चंदा की बात मानता है और अपने सपनों के घर को बेचकर कार की किश्त चुकाता है और जल्द ही उसे भी बेच देता है। उसके बाद शांता और अशोक भी चंदा के साथ गांव में रहने का फैसला करते हैं।